नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अगर आप सोलर को लेके इंटरेस्टेड हैं, सोलर पावर सिस्टम आप लगाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपको सोलर से रिलेटेड सारे वीडियोस देखने को मिलेंगे जो कि आप जिससे आप अपनी नॉलेज भी बढ़ा सकते हो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। अगर मैं आपसे कहूँ कि आपका 5 किलोवाट का सोलर पावर सिस्टम आपको अपने लाइफ टाइम में 19 से 20 लाख तक की सेविंग करवा सकता है, तो क्या आप मेरी बात में विश्वास करेंगे? ये बात ठीक है, लेकिन इसको समझने से पहले कि ये सब चीज़ें मैंने कैसे कैलकुलेट की, हमें कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। जो मैंने स्टेप्स फॉलो किए हैं उसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, तब हम पाएंगे कि किस तरीके से एक सोलर पावर सिस्टम हमें इतनी सेविंग करवा सकता है अपने लाइफ टाइम में। तो जो स्टेप्स मैंने स्टार्ट किए हैं, जो स्टेप्स मैंने फॉलो किए हैं वो कुछ इस तरीके से। पहला स्टेप ये है कि हम पता लगाएंगे कि एक सोलर पावर सिस्टम किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, वो कितनी यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा, वो डिपेंड किन फैक्टर्स पे करता है, उन फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो यूनिट्स उसने प्रोड्यूस की उसकी मॉनेटरी वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि सोलर पावर सिस्टम तो आपको एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है, उसकी हम मॉनेटरी वैल्यू निकालेंगे। अब उसके बाद ये जो बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं ये आने वाले 25-30 सालों में तक मिलते रहेंगे, यानी कि ये फ्यूचर बेनिफिट्स हैं। इन फ्यूचर बेनिफिट्स को हम डिस्काउंट करेंगे, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आएंगे और पता लगाएंगे कि इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है इन बेनिफिट्स की। तो ये स्टेप्स हम फॉलो करेंगे, जो ब्रॉडली कैटेगराइजेशन मैंने कर दी, ये स्टेप्स हम फॉलो करेंगे पता लगाने के लिए कि हमारा सोलर पावर सिस्टम हमें कितना बेनिफिट देगा आने वाले सालों में। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फैक्टर समझते हैं, किन किन फैक्टर्स पे सोलर पावर सिस्टम की आउटपुट डिपेंड करती है। तो सबसे पहला फैक्टर है दैट इज सनलाइट। अगर आप जहां पे रहते हैं वहां पे सनलाइट इंटेंसिटी अच्छी है तो आपका जो सोलर सिस्टम है वो अच्छे यूनिट्स, ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा। अब मैं बात करूं पर्टिकुलरली इंडिया की, तो इंडिया इज ए सनशाइन कंट्री, मतलब ये यहाँ पे जो सनलाइट इंटेंसिटी है बहुत अच्छी, इट्स ओवर 5। जो पीक सन आवर्स हैं ऑन डेली बेसिस 5 से ज़्यादा हैं, तो ये काफ़ी अच्छी वैल्यू है। इसमें जो आपकी फाइनेंशियल फिजिबिलिटी है वो काफ़ी अच्छी रहती है, फाइनेंशियली अट्रैक्टिव है सोलर पावर सिस्टम इंडिया में। अब बात करते हैं, इंडिया एक काफ़ी बड़ा कंट्री है, नॉर्थ से लेकर साउथ तक काफ़ी फैला हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि जो हर जगह जो सनलाइट इंटेंसिटी है वो सेम रहेगी। जो एरियाज इक्वेटर के पास हैं, फॉर एग्जांपल जो साउथ का एरिया है इंडिया का, केरला हो गया, वो इक्वेटर के ज़्यादा पास है कंपेरेटिवली नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। अगर मैं स्टेट्स की बात करूँ, हरियाणा, पंजाब या दिल्ली हो गया, ये नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, ये कंपैरेटिवली सदर्न स्टेट्स के मुकाबले थोड़ा दूर हैं इक्वेटर से। तो जो चीज़ इक्वेटर के पास होगी वहाँ पे सनलाइट इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि जो सनलाइट है वो ओवरहेड होती है इक्वेटर पे। अगर कोई चीज़ इक्वेटर के पास है वहाँ पे सनलाइट इंटेंसिटी, सूरज की जो किरणें हैं वो सीधी पड़ती है, जिसकी वजह से सनलाइट की जो इंटेंसिटी है वो बढ़ जाती है। जैसे जैसे कोई भी रीजन या कोई भी स्टेट इक्वेटर से धीरे धीरे दूर होती चली जाती है, वहाँ पे सन रेज जो है वो ग्रेजिंग, टेढ़ी या ओब्लिकली होती हुई जाती है, जिसकी वजह से उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। तो एक चीज़, अगर आपकी लोकेशन इक्वेटर के आसपास है, जैसे कि सदर्न पार्ट हो गया इंडिया का, तो वहाँ पे सनलाइट इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, वहाँ पे आपका जो सोलर पावर सिस्टम है वो ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा। पहला फैक्टर हमें समझ आ गया, सनलाइट। अब मैं दूसरी बात करता हूँ ह्यूमिडिटी की। ह्यूमिडिटी बताता है कि आपके एटमॉस्फेयर में जो आपका आसपास का एनवायरनमेंट है, एटमॉस्फेयर, उसमें वाटर कंटेंट कितना है। जितना ज़्यादा वाटर कंटेंट होगा, सनलाइट इंटेंसिटी को, सनलाइट को उतनी ज़्यादा मुश्किल होगी नीचे पहुंचने पे, आपके सोलर पैनल से टकराने में, और उतनी ही कम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। जो वाटर वेपर्स होते हैं वो सनलाइट को, सन रेज को आने से रोकते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं, बेंड कर देते हैं, जिसकी वजह से जो ओवरऑल इंटेंसिटी होती है सोलर पैनल्स पे सनलाइट की वो कम हो जाती है, और इसकी वजह से आपका जो सोलर पावर सिस्टम है वो कम यूनिट्स प्रोड्यूस करता है। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। केरला हालांकि इक्वेटर के पास है, लेकिन वहाँ पे ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, उसके आसपास पानी भी है, तो ह्यूमिडिटी का जो वाटर कंटेंट है वो वहाँ पे ज़्यादा है। जबकि गुजरात इक्वेटर से दूर है, केरला के मुकाबले दूर है, लेकिन वो ड्राई एरिया है, हॉट एरिया है। अगर हम कंपेयर करें सनलाइट इंटेंसिटी तो हम पाएंगे गुजरात में सनलाइट की जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा है केरला के मुकाबले। अब देखिए, केरला डिस्पाइट नियर टू इक्वेटर देन गुजरात, उसके बावजूद भी वहाँ पे सनलाइट इंटेंसिटी कम है गुजरात के मुकाबले, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमिडिटी, जो वाटर का कंटेंट है वो ज़्यादा है। इट्स अराउंड 75 to 77% जो वाटर कंटेंट है केरला में। एवरेज ह्यूमिडिटी यहाँ पे इतनी 77% के आसपास रहती है, जबकि गुजरात में वही चीज़ 55% है। तो वाटर कंटेंट ने, वाटर ड्रॉपलेट्स ने सनलाइट को रोक लिया
जिसकी वजह से उसकी ओवरऑल इंटेंसिटी कम हो गई। तो जो ह्यूमिडिटी है वो हमारी सनलाइट को, सन रेज को अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से हमारा सोलर पावर सिस्टम कम यूनिट्स प्रोड्यूस करता है। अब नेक्स्ट फैक्टर हम समझते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर, बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर ज़्यादा होने से जो सोलर पावर सिस्टम है वो ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करता है, लेकिन ये मिसकंसेप्शन है, जबकि होता इसका उल्टा है। सोलर पैनल्स सोलर सेल्स के बने होते हैं, और अगर सोलर सेल्स का टेम्परेचर ज़्यादा है, 25 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है, तो उनका इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो कम करंट प्रोड्यूस करते हैं, और उसका जो रिजल्ट होता है कम यूनिट्स प्रोड्यूस होती हैं। देखिए, सेल टेम्परेचर और एम्बिएंट टेम्परेचर में एक अंतर समझिए। जो आप आसपास का जो एनवायरनमेंट है दैट इज कॉल्ड एम्बिएंट टेम्परेचर। मान लेते हैं जो आज के दिन आपका आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसका टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। सोलर सेल 30 डिग्री सेल्सियस पे काम नहीं करेंगे, वो 50 या 55 डिग्री सेल्सियस पे काम कर रहे होंगे। ऐसा इसलिए होता है, इसको भी एक एग्जांपल समझते हैं। मान लिया आप कार के अंदर बैठे हैं, आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसका 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, लेकिन आपको कार के अंदर ज़्यादा गर्मी महसूस होगी जब आप बाहर खड़े होंगे उसके मुकाबले। इसलिए होता है क्योंकि जो ग्लास है वो सनलाइट को ट्रैप कर लेता है, सन रेज को ट्रैप कर लेता है, जिसकी वजह से हमें ज़्यादा गर्मी महसूस होती है, और हमारा जो कार के अंदर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। यही केस, सिमिलर फिनोमिना सोलर सेल्स के साथ होता है। सोलर सेल्स जो होते हैं एक ग्लास की एनकैप्सुलेटेड कोटिंग में होते हैं, जिसकी वजह से सनलाइट ट्रैप हो जाती है, और उनका आसपास का जो सोलर सेल्स के जो आसपास का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है, और वो 30 डिग्री के बजाय 50 या 55 डिग्री पे काम कर रहे होते हैं, और इसकी वजह से उनका इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और वो कम यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ने से नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है हमारे सोलर पावर सिस्टम की आउटपुट पे। ह्यूमिडिटी की वजह से नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। सनलाइट अच्छी होगी तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, हमारा सोलर पावर सिस्टम ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा। अब बात करता हूँ मैं लॉसेस की। सोलर पावर सिस्टम में और भी लॉसेस होते हैं, जैसे मान लिया डर्ट लॉस की मैं बात करता हूँ। आपके सोलर पैनल्स पे धूल या मिट्टी इकट्ठा हो जाती है, जिसकी वजह से वो सनलाइट को अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता और उसकी आउटपुट में इम्पैक्ट पड़ता है। डर्ट एक नेगेटिव इम्पैक्ट करता है हमारे सोलर पावर सिस्टम की आउटपुट पर। इसका सिंपल सा जो तरीका है, आपको रेगुलरली अपने सोलर पैनल्स की सफाई करते रहना होगा, जिससे वो साफ रहें, अच्छे से सनलाइट को एब्जॉर्ब करें और हमारा सोलर पावर सिस्टम यूनिट्स प्रोड्यूस करता रहे। अब बात करता हूं मैं शेडिंग लॉस की। कई बार ऐसा होता है आपके पैनल्स काफ़ी इफेक्टिव और एफिशिएंट हैं, लेकिन आसपास कोई बिल्डिंग है, नियर बाय बिल्डिंग है, उसकी शेडो आपके सोलर पैनल्स पे पड़ गई, या नियर बाय ट्री है उसकी शेडो आपके सोलर पैनल पे पड़ रही है। एकदम से नहीं पड़ रही, मान लिया कि दोपहर में उसकी शेडो आपके सोलर पैनल्स पे पड़ रही है, जिसकी वजह से आपकी ओवरऑल जो आउटपुट है उस पर इम्पैक्ट पड़ेगा। सोलर पैनल्स आपके कम यूनिट्स प्रोड्यूस करेंगे, तो इसको बोलते हैं शेडिंग लॉस। कन्वर्जन लॉसेस भी होते हैं, ट्रांसफर लॉसेस भी होते हैं। कन्वर्जन लॉस को समझते हैं। जब भी देखिए सनलाइट एब्जॉर्ब करते हैं, उससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है, डायरेक्ट करंट बनता है, सोलर पैनल्स डायरेक्ट करंट बनाते हैं। फिर ये डायरेक्ट करंट इन्वर्टर के अंदर जाता है, वो उसे ऑल्टरनेटिंग करंट बनाता है, जिसकी वजह से हमारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस रन करते हैं। अभी देखिए कन्वर्जन हो रहा है, सनलाइट डायरेक्ट करंट ऑल्टरनेटिंग करंट। हर एक कन्वर्जन में एनर्जी 100% कन्वर्ट नहीं हो पाती, कुछ एनर्जी हमारी खो जाती है जो कि हमारे काम की नहीं होती, हीट में या दूसरे लॉसेज हो जाते हैं जो कि हमारे लिए यूजफुल नहीं होते। तो इसको बोलते हैं कन्वर्जन लॉसेस। जितनी ज़्यादा कन्वर्जन होगी उतने ज़्यादा हमारे लॉसेस देखने को मिलेंगे। अब मैं बात करता हूँ ट्रांसफर लॉसेस की। हम एक इक्विपमेंट को, एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को दूसरे इलेक्ट्रिकल से जोड़ते हैं तारों के जरिए, तो एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। इस ट्रांसफर में जो लॉसेज होते हैं एज ए हीट, उसको हम बोलते हैं ट्रांसफर लॉसेज। तो ट्रांसफर लॉसेज की वजह से भी लॉस होता है, कन्वर्जन लॉसेज। और बात करते हैं एज ऑफ द सिस्टम। लाइक एनी अदर सिस्टम, सोलर पावर सिस्टम भी पुराने होते हैं, उनके अंदर भी डिफेक्ट आते हैं। तो जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती रहती है उस तरीके से उनके अंदर परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ता है और वो कम यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं, अगर इनको जोड़ दूँ, इन सारे लॉसेस को अगर मैं जोड़ दूँ, तो एक सोलर पावर सिस्टम के अंदर 20 से 30% तक का एनर्जी लॉस हो सकता है। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। अब मैं बात करता हूँ कि एक 5 किलोवाट का सोलर पावर सिस्टम अगर हम इंडिया में लगाते हैं तो ऑन एन एवरेज आपको डेली बेसिस वो कितने यूनिट्स जनरेट करके देगा। एक 5 किलोवाट का सोलर पावर सिस्टम इंडिया में आपको 20 यूनिट्स पर डे जनरेट कर सकता है। अब ये 20 यूनिट्स इज नॉट कांस्टेंट, ऐसा नहीं कि आज भी 20 यूनिट, कल भी 20 यूनिट, परसों भी, ऐसा नहीं है। कुछ मंथ्स ऐसे होंगे, जैसे नॉर्दर्न इंडिया में जो ड्राई और सनशाइन मंथ्स हैं, फरवरी, मार्च, अप्रैल, यहाँ पे आपको सनलाइट इंटेंसिटी अच्छी होती है, मौसम ड्राई होता है, जिसकी वजह से जो
यूनिट्स प्रोड्यूस करता है सोलर पावर सिस्टम वो 24 से 25 यूनिट्स भी आपको देखने को मिल सकती हैं। जबकि कुछ मंथ्स जो मॉनसून मंथ्स होते हैं, जुलाई अगस्त, यहाँ पे बारिशें होती हैं, मॉइस्चर कंटेंट बढ़ जाता है, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो सनलाइट की इंटेंसिटी है सोलर पैनल्स पे कम पड़ती है और उसके फलस्वरूप आपका जो पावर सिस्टम है, सोलर पावर सिस्टम कम यूनिट्स प्रोड्यूस कर सकता है, 13 या 14 यूनिट्स भी प्रोड्यूस कर सकता है। तो ऑन एन एवरेज हम लें तो वो 20 यूनिट्स ऑन एन एवरेज प्रोड्यूस करता है पर डे। अब मैं बात करता हूँ, अगर आपका जो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड रेट है वो है 6 रुपये पर यूनिट, तो इसने प्रोड्यूस की 20 यूनिट्स, ग्रिड का रेट है 6 रुपीज़ पर यूनिट। अगर 20 को मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 120 रुपीज़। तो एक दिन में आपके सोलर पावर सिस्टम ने आपको 120 रुपये की सेविंग करी। अब एक चीज़ और समझिए, डेली बेसिस में भी जो प्रोडक्शन है दैट इज़ नॉट कांस्टेंट, कभी बादल आ गए, कभी मौसम चेंज हो गया, और ईयरली बेसिस पे भी आपकी प्रोडक्शन कांस्टेंट नहीं है। दो फैक्टर्स हैं, आप यूनिट्स जनरेट कर रहा है सोलर पावर सिस्टम, आप उसको आपकी ग्रिड प्राइस से मल्टीप्लाई कर रहे हो और अपनी सेविंग्स निकाल रहे हो। क्या ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट है? ऑब्वियसली ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट नहीं है, वेरी कर रही हैं। पहली चीज़ को समझते हैं, प्रोडक्शन ऑफ यूनिट्स बाय सोलर पावर सिस्टम, क्या ये कांस्टेंट है? नहीं, समय के साथ साथ जो यूनिट्स प्रोड्यूस हो रही हैं वो कम होती चली जाएंगी। क्यों कम होती चली जाएंगी? बिकॉज समय के साथ आपका जो सिस्टम है वो पुराना होता जा रहा है, उसमें लॉसेस बढ़ते जाएंगे और वो कम यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा पर डे। अगर आप आज की डेट में 300 वॉट का सोलर पैनल खरीदते हो, 300 वॉट उसकी मैक्सिमम पावर है अंडर स्टैंडर्ड टेस्ट कंडीशंस, 25 साल के बाद वो आपको 300 वॉट नहीं प्रोड्यूस करेगा, उसके अंदर लॉसेज हो जाएंगे, वो आपको 240 वॉट प्रोड्यूस करेगा, तो 20% का लॉस हो गया। इसी तरह जो सोलर पावर सिस्टम है धीरे धीरे पुराना होता चला जाएगा, वो कम यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा हर साल। तो ये हमारे लिए एक नेगेटिव है। जैसे जैसे सिस्टम पुराना होता चला जाएगा वो उसमें कम यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा। अब बात करते हैं मेंटेनेंस की। अगर आपका सिस्टम पुराना हो रहा है तो मेंटेनेंस कॉस्ट भी आपकी बढ़ती चली जाएगी। मेंटेनेंस कॉस्ट भी बढ़ रही है, यूनिट्स भी कम जनरेट हो रहे हैं, तो ये दोनों चीज़ें हमारे नेगेटिव है। हमारी सेविंग्स यानी कि धीरे धीरे कम होती चली जा रही हैं। तो ये फैक्टर्स जो है हमारी सेविंग्स को कम करते हैं। अब मैं दूसरी बात करता हूँ इलेक्ट्रिसिटी प्राइस की। अब देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी प्राइस पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। अगर मैं पिछले 10 साल का डाटा देखूं 2009 से 2019 तक, तो मैं पाऊंगा कि जो इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी का जो कॉस्ट है दैट इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8% एनुअली, 8% पर ईयर के हिसाब से वो ग्रो कर रहा है। तो अगर आज की डेट में 6-6.5 रुपये ग्रिड का प्राइस है तो 25वें साल में उसका जो प्राइस हो जाएगा 45 रुपये। आज की डेट में अगर आपका एक यूनिट के पीछे आपको 6 रुपये देने पड़ रहे हैं तो 25 साल में आपको 25वें साल में आपको एक यूनिट के पीछे 45 रुपये देने पड़ेंगे। यानी कि ग्रिड का रेट बढ़ रहा है, तो अगर हमने सोलर पावर सिस्टम लगा दिया तो हमारी सेविंग्स भी बढ़ जाएंगी। तो ग्रिड प्राइस बढ़ रहे हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल है अगर हम सोलर पावर सिस्टम लगाते हैं, क्योंकि उससे हमारी सेविंग्स बढ़ जाएंगी। एक तरफ सिस्टम पुराना होता जा रहा है, मेंटेनेंस बढ़ती जा रही है जिससे हमारी सेविंग कम होती जा रही है, दूसरी तरफ इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं जिससे हमारी सेविंग बढ़ती जा रही है। तो ये फैक्टर्स हैं, एक चीज़ कम हो रही है सेविंग कम हो रही है, दूसरी चीज़ बढ़ रही है प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो हमारी सेविंग्स बढ़ रही है। अब हमें ये पता लगाना है कि बढ़ क्या चीज़ ज़्यादा रही है, डिक्लाइन क्या चीज़। अगर डिक्लाइन ज़्यादा है परफॉर्मेंस में बढ़ने के मुकाबले तो हमें सेविंग्स हमारी कम हो जाएंगी। लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी प्राइस में राइज ज़्यादा है, स्टीप राइज है परफॉर्मेंस के डिक्लाइन के मुकाबले, तो हमारी सेविंग्स बढ़ जाएंगी। तो ये जो चीज़ें हैं इससे हमने देखा कि इलेक्ट्रिसिटी प्राइस में राइज ज़्यादा है कंपेरेटिवली सोलर पावर सिस्टम की डिक्लाइन के मुकाबले। तो आने वाले सालों में हमारी सेविंग्स बढ़ती चली जाएंगी। अगर मैं लाइफ लेके चलूँ, 25 साल का मेरा सोलर पावर सिस्टम है, तो आने वाले 25 सालों में हमारी सेविंग्स हर साल बढ़ती चली जाएंगी क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के रेट्स बढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं कि एक 5 किलोवाट का जो सोलर पावर सिस्टम है, ग्रिड टाइड सोलर पावर सिस्टम विदाउट बैटरी बैकअप, वो कितने का हमें पड़ता है। अच्छा, इसको लेके मैंने वीडियो भी बनाया कि 5 किलोवाट की सोलर सिस्टम की क्या प्राइस है, वो आप देख लीजिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब बात करते हैं 5 किलोवाट का जो सोलर पावर सिस्टम है, ग्रिड टाइड सोलर पावर सिस्टम विदाउट बैटरी बैकअप, इसकी जो कॉस्ट है 3,10,000 से 3,20,000 के आसपास आपको मिल जाएगा। तो ये कॉस्ट हो गई। कॉस्ट भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है सेविंग्स निकालने के लिए। अगर आप महंगा सिस्टम लगा लेते हैं तो आपकी जो सेविंग्स है उस पर इंपैक्ट पड़ेगा, प्रॉफिटेबिलिटी पे इंपैक्ट पड़ेगा, आपके रिटर्न पे इंपैक्ट पड़ेगा। जबकि एक राइटली प्राइस्ड सोलर पावर सिस्टम आपको अच्छा रिटर्न देगा। अब बात करते हैं इन सारे फैक्टर्स को। मेंटेनेंस कॉस्ट को मैंने कंसीडर किया, ग्रिड प्राइस को कंसीडर किया, सिस्टम की परफॉर्मेंस को कंसीडर किया कि वो धीरे धीरे कम होती चली जा रही है, सारे लॉसेस को हमने कंसीडर किया,
जो सोलर पावर सिस्टम है उसके प्राइस को हमने कंसिडर किया, ये सब फैक्टर्स को जब हमने कंबाइन कर दिया तो इसका जो ओवरऑल इम्पैक्ट आया, जो ओवरऑल सेविंग्स आई, वो हमने पाया कि आने वाले 25 सालों में एक 5 किलोवाट का सोलर पावर सिस्टम है 19 से 20 लाख तक के बेनिफिट्स दे सकता है। इतनी 19 से 20 लाख तक की हमें सेविंग इन रुपीस करा सकता है। ये सब चीज़ें मैंने सोलर फिजिबिलिटी स्प्रेडशीट में कैलकुलेट की, जिस एक कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड स्प्रेडशीट है जिसमें हम सारी चीज़ें डाल के पता कर सकते हैं कि हमारी सेविंग्स, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, सिस्टम की डिज़ाइन, सिस्टम की साइजिंग पता कर सकते हैं और ये सब चीज़ें हम निकाल सकते हैं। ये सोलर फिजिबिलिटी स्प्रेडशीट मैंने बनाई है। अगर आप भी इसे देखना चाहो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उससे आप देख सकते हो। ये प्राइस की आती है तो उसको आपको खरीदना पड़ेगा। अब ये जो सारे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं वो फ्यूचर बेनिफिट्स हैं। इन सब 25 सालों तक ये फ्यूचर बेनिफिट्स हैं। इन बेनिफिट्स को हमें प्रेजेंट वैल्यू पे डिस्काउंट करना पड़ेगा। डिस्काउंट रेट हम इन्फ्लेशन का भी ले सकते हैं, या मैंने इस केस में 7% डिस्काउंट रेट ले लिया। 7% के रेट से मैं अपनी फ्यूचर बेनिफिट्स को डिस्काउंट करता हुआ प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आऊँगा, तो मैंने पाया कि जो उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू आई वो 5 लाख के आसपास आई। और अगर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न की बात करें तो आपका सोलर पावर सिस्टम हर साल आपको 17% के रेट से रिटर्न दे रहा है। ये जो सारी हमने कैलकुलेशन की, 17% काफ़ी अच्छा रेट ऑफ रिटर्न है, जो कि हमें बाकी किसी अगर इंस्ट्रूमेंट की बात करें उसमें भी देखने को नहीं मिलता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं इस तरीके से हमने कैलकुलेट किया। आपको आई होप आपको समझ आया होगा। मैं की टेक अवेज बता देता हूँ। सबसे पहले आपकी जो सोलर पावर सिस्टम की जो आउटपुट है किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है वो आपको कंसीडर करने पर। जहाँ पे सनलाइट इंटेंसिटी अच्छी है तो सोलर पावर सिस्टम ज़्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करेगा। ह्यूमिडिटी कम है तब भी आपके लिए बेनिफिशियल है। और धीरे धीरे जो और भी लॉसेज हैं उसको आपको कंसीडर करना पड़ेगा। 20 से 30% जो लॉसेज हैं उसको कंसीडर करना पड़ेगा। इस सारे लॉसेज को हम कंसीडर करने के बाद, सारे फैक्टर्स को हम कंसीडर करने के बाद हमने ये पाया कि इंडिया में एक 5 किलोवाट का सोलर पावर सिस्टम 20 यूनिट्स के आसपास जनरेट करता है। और हमने क्या किया, हमने चीज़ों को स्टैटिक नहीं रखा, डायनेमिक बनाया। हमने ये देखा जो सोलर पावर सिस्टम है हर दिन 20 यूनिट नहीं प्रोड्यूस करेगा, हर साल 20 यूनिट नहीं प्रोड्यूस करेगा पर डे, वो धीरे धीरे कम होती जाएंगी। तो हमने इस चीज़ को डायनेमिक बना दिया, स्टैटिक नहीं किया, डायनेमिक बनाया उसकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे कि हर साल इसकी परफॉर्मेंस कम होती चली जाएगी, हर साल मेरी मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी क्योंकि सिस्टम पुराना होता जा रहा है। इस चीज़ को हमने डायनेमिक बना दिया, उससे हमें एक्यूरेट रिजल्ट मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। और दूसरी तरफ जो इलेक्ट्रिसिटी प्राइस है वो हर साल 6 रुपये पर यूनिट नहीं रहेंगे। मैंने इस जो निकाला 10 साल का डाटा उससे पाया कि 8% के रेट से इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो उसको भी हमने स्टार्टिंग नहीं रखा कि 25 साल तक हम मान के चल रहे हैं कि 6 रुपये का ही ग्रिड रेट रहेगा। उसको जिस रेट से वो बढ़ रहे हैं उससे हमने उसको बढ़ाते चले गए, परफॉर्मेंस को कम करते चले गए, यूनिट प्रोडक्शन और ग्रिड प्राइस को आपस में मल्टीप्लाई करते चले गए। तो ये बेनिफिट्स हमें हर साल मिलते गए। इन सबको हमने ऐड कर दिया और जो फ्यूचर बेनिफिट्स आए वो 19 से 20 लाख रुपए आए 5 किलोवाट सोलर पावर सिस्टम इन इंडिया में। फिर उसको हमने डिस्काउंट कर दिया कि प्रेजेंट वैल्यू भी निकाल के देखें कि प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी। 7% के रेट से हमने उसको डिस्काउंट किया, प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आए तो 5 लाख के आसपास उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू आई। और एक सोलर पावर सिस्टम 5 किलोवाट का इन पैरामीटर्स के बेस पे आपको 17% के आसपास एनुअल रिटर्न दे रहा है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा तो आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसमें बने रहें। मैं आपके लिए और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊँगा। अगर आपको लगता है कि आपका कोई वीडियो है जो आप जानना चाहते हैं मेरे से तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगा उस सब्जेक्ट को लेकर मैं वीडियो बनाऊँ। आप मेरी वेबसाइट www.solarwithyash.com पे भी जाइए, वहाँ पे भी बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल है जो आपको देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं दोबारा किसी और इंटरेस्टिंग आर्टिकल के साथ। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।